हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था आपके लिए, उसमें हमने आपको बता दिया था स्टमक के बारे में, और स्टमक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। आपको रिवाइज कीजिए उसको। तो चलिए, स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। और हम लोग का जो नया अगला जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो टॉपिक है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हो, ये आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना आपके बॉडी का, आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। वही मैंने लिखा है, लार्जेस्ट रीजन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन आपका। इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया भी बहुत हाई होता है। ओके, और इसमें बेसिकली 3 रीजन्स पाए जाते हैं। एक का नाम है डिडेनम, जिजानम एंड इलियम। 3 बेसिक रीजन है, डिडेनम, जिजानम और इलियम, जिसमें कि डिडेनम सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है ये। जिजानम बीच का हिस्सा होता है, मिडिल हिस्सा होता है ये मिडिल हिस्सा है। और इलियम जो है वो इसका टर्मिनल पार्ट है। ये क्या है? इसका टर्मिनल पार्ट है। तो आप देख रहे होंगे एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जिजानम, डिडेनम और इलियम, ये 3 जो पार्ट है, जिसमें से खासकर डिडेनम और इलियम में आपको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स पाया जाता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होता है ना, वो 2 टाइप के अलग अलग ग्लैंड्स के मिलने से बनता है। एक का नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन और दूसरा हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड। देखिए, एक्चुअली में ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन और ब्रूनर्स ग्लैंड जो आप देख रहे हो, इसके अलावा ये दोनों तो ग्लैंडुलर रीजन है ही है। इसके अलावा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जोन होता है ना, वहाँ पे आपको पेयर्स पैचेज मिलता है। क्या मिलता है आपको? पेयर्स पैचेज। ये पेयर्स पैचेज क्या होता है? एक्चुअली में ये एक लिम्फॉइड टिश्यू है, पेयर्स पैचेज। ये लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है ना, ये आपको हेल्प करता है इम्यूनाइजेशन में, इम्यूनिटी में हेल्प करता है ना। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम लोग क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन और ब्रूनर्स ग्लैंड्स को देखें, तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन जो आप देख रहे हो, उसमें आपको फिर अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलेंगे। जैसे इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? तो देखिए, एक होता है पैनेथ सेल। क्या मिलेगा आपको? पैनेथ सेल मिलेगा। दूसरा आपको गॉबलेट सेल मिलेगा, जिसको हम लोग म्यूकस सेल भी बोलते हैं, गॉबलेट सेल। और तीसरा आपको मिलेगा अर्जेंटाफाइन सेल, अर्जेंटाफाइन सेल्स आपको ये मिलेगा, है ना। तो पैनेथ सेल जो देख रहे हो ना, इसी का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करना। ये एक्चुअली में क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। और गॉबलेट सेल जो देख रहे हो, ये तो पुराना काम है इसका, म्यूकस ग्लैंड है, ये म्यूकस को सेक्रेशन करता है। वहीं पे अर्जेंटाफाइन सेल जो आप देख रहे हो, ये कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करता है। ये क्या करता है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करता है, फैक्टर्स का सेक्रेशन करता है, जो इंटेस्टिनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटेस्टिनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही इसका काम है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड को, तो ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या काम है भाई? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में है, कि वो एक्चुअली में सब म्यूकोसल रीजन में पाया जाता है। सब म्यूकोसल रीजन, इस रीजन के बारे में आगे हम लोग बात कर लेंगे कि आखिर ये रीजन है क्या। सब म्यूकोसल रीजन में पाया जाता है और सिर्फ ड्यूडेनम में होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका, कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ना, इसकी एबिलिटी जो होती है वो कहाँ होती है? ड्यूडेनम के रीजन में होती है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जिजानम, इलियम, ये सब अलग अलग पार्ट है। ये एक बेसिक ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें पेयर्स पैचेज पाया जाता है। ये ग्लैंड नहीं है, पेयर्स पैचेज एक्चुअली में लिम्फॉइड टिश्यू है, जो हेल्प करता है इम्यूनिटी के लिए। और उसमें फिर 2 टाइप के बेसिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक है क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन और दूसरा हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड। ये स्पेशली ड्यूडेनम के रीजन में पाया जाने वाला ग्लैंड है, और क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन ओवरऑल पूरे सब जगह पाया जाता है। और इसमें 3 टाइप के बेसिक सेल्स पाए जाते हैं, पैनेथ सेल, गॉबलेट सेल और अर्जेंटाफाइन सेल। पैनेथ सेल जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, गॉबलेट सेल जो होता है वो म्यूकस का सेक्रेशन करता है, और अर्जेंटाफाइन सेल जो होता है
वो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे फैक्टर रिलीज करता है जो इंटेस्टिनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो ड्यूडेनम का रीजन है, ड्यूडेनम का जो रीजन है ना, ये ड्यूडेनम के रीजन में कुछ ग्लैंड्स ओपन होते हैं, उसी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूडेनम के रीजन का। देखिए क्या है, ये यू शेप्ड ग्लैंड होता है और इसमें लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों इस ग्लैंड के रीजन में ओपन होता है। तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो ग्लैंड हमारे ड्यूडेनम के रीजन में खुल रहा है। तो सबसे पहला ग्लैंड जो मेरा है वो क्या है, लीवर। अब देखो लीवर के बारे में मैंने बताया कि ये आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट लगभग आप देख रहे होंगे 1.2 टू 1.5 kg होता है एक एडल्ट में, और ये बाइलोबुलर ग्लैंड होता है। अगर आप लीवर को देखोगे ना तो कुछ हद तक इस टाइप का स्ट्रक्चर, मशरूम शेप्ड ग्लैंड है, कुछ हद तक इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मशरूम टाइप का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, छाते के जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, और इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसी कवरिंग को बोला जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल्स। इसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, उसी को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और इसमें बहुत सारे दो लोब आप देख रहे होंगे और बहुत सारे हेपेटिक रीजन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेपेटिक रीजन्स पाए जाते हैं। और उसी हेपेटिक रीजन्स के अंदर आपको पाया जाता है कफर सेल्स। ये कफर सेल जो आप देख रहे हो ना, ये फैगोसाइटिक होता है। ये क्या होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। एक्चुअली में डेड आरबीसी को ये कैच करता है और डेड आरबीसी को कैच करने के बाद उसको फाइनली क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना। कफर सेल वही चीज़ है। उसी तरह से आप नेक्स्ट देख रहे होगे कि इसमें हेपेटिक डक्ट राइज किया जाता है, मतलब जो आपका लीवर है, अभी मैं लीवर का आपका फिगर दिखला करके उसमें मैं बताऊंगा इस सारी चीज़ों को। फिलहाल अभी आप यहाँ देख लो कि इसमें हेपेटिक डक्ट राइज करता है। और हेपेटिक डक्ट जो होता है ना, वो सिस्टिक डक्ट से ज्वाइन होता है। सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये गॉल ब्लैडर से आता है। ये कहाँ से आता है, गॉल ब्लैडर से। एक ये क्या है, गॉल ब्लैडर एक्चुअली में एक स्टोरिंग ऑर्गन है ना, जो लीवर के सेक्रेशन को स्टोर करता है और समय समय पे ये आपका एंजाइम रिलीज करता है, जो एंजाइम फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिस्टिक डक्ट उसी को बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है। ये जब हेपेटिक डक्ट से मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन वाइल डक्ट। और कॉमन वाइल डक्ट आपका पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिल जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना कि लीवर का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए यहाँ आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दो लोब है ना, एक बड़ा सा लोब ये है और ये देखिए एक छोटा सा लोब है। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इसको हम दो लोब में बांट सकते हैं, एक बड़ा वाला लोब ये और ये एक छोटा वाला लोब, है ना। और ये जो डक्ट आप देख रहे हो, ये जो डक्ट देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। यही है हेपेटिक डक्ट। ओके, और जो डक्ट निकल रहा है गॉल ब्लैडर से उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है सिस्टिक डक्ट। ओके, अब हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला तो देखिए बन गया कॉमन वाइल डक्ट। और कॉमन वाइल डक्ट देखिए आपको क्या है, स्फिंक्टर ऑफ कॉमन वाइल डक्ट। देखिए कॉमन वाइल डक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया और मिल गया आपको पेनक्रिएटिक डक्ट से। देखिए ये पेनक्रियाज है आपका और पेनक्रिएटिक डक्ट से मिला है। तो पेनक्रिएटिक डक्ट से जब मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। इस रीजन को बोलेंगे हम लोग। और क्या, देखिए ये दोनों हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट आपका कहाँ खुल रहा है, ड्यूडेनम के रीजन में खुल रहा है। तो जिस एरिया में ये खुलता है ना, वहाँ पे आपको कुछ स्फिंक्टर पाया जाता है। वहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो इसके सेक्रीशन को गार्ड करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं इसको हम लोग। तो इस तरह से आपका लीवर, पेनक्रियाज, लीवर हो गया, पेनक्रियाज और जो आपका बाइल डक्ट, वाइल, ये गॉल ब्लैडर, ये तीनों जो है वो ड्यूडेनम के रीजन में आकर के ओपन होता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लें कि आखिर इस लीवर से क्या निकलता है। लीवर जो होता है ना, उसका क्या पर्पस है। देखिए लीवर का बहुत सारा फंक्शन होता है ना। तो उसी फंक्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या होता है कि लीवर से आपका क्या निकलता है, तो इससे निकलता है वाइल जूस। लीवर से क्या निकलेगा, वाइल जूस निकलेगा। अब बाइल जूस जो होगा ना आपका, उसमें क्या पाया जाता है, बाइल जूस में एक्चुअली में बाइल सॉल्ट पाया जाता है। बाइल सॉल्ट पाया जाता है और साथ में इसमें क्या पाया जाता है, प्लस इसमें क्या पाया जाता है, बाइल पिगमेंट पाया जाता है।
बाइल जूस में आपको मिलेगा बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट क्या चीज़ है भाई? तो बाइल सॉल्ट जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में क्या करता है, बाइल सॉल्ट का मेन पर्पस क्या है? इमल्सिफिकेशन। इसका मेन पर्पस क्या है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या चीज़ होता है भाई? तो इमल्सिफिकेशन का मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये फैट जो होते हैं ना, फैट, इस फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। किस में बदल देता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, सॉल्युबल फॉर्म में, और उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। यही काम करता है ये, ठीक। साथ ही साथ इसका एक और काम है कि आपका जो बाइल सॉल्ट है, वो बाइल सॉल्ट सीधे सीधे आप कह सकते हो कि फैट के डाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और बाइल पिगमेंट क्या होता है? तो इसमें दो टाइप का पिगमेंट आता है, एक का नाम है बिलिरुबिन और एक का नाम है बिलिवर्डिन, ठीक ना। ये दो टाइप का पिगमेंट होता है। एक्चुअली में ये डेड आरबीसी का प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या है? डेड आरबीसी का प्रोडक्ट है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आपके लीवर का, ठीक ना। इसके अलावा ये तो रोल है ही लीवर का, ये तो फंक्शन है ही। अच्छा, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, ये आप हमेशा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाइल सॉल्ट में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम अवेलेबल नहीं होता है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आपका लीवर का क्या रोल है। देखिए, इसके अलावा ये सारे पर्पस के अलावा लीवर जो आप देख रहे हो ना, इसका कुछ और भी रोल्स होता है। जैसे क्या रोल है लीवर का भाई? तो ये लीवर जो आप देख रहे हो, ये क्या करता है? तो इसका एक रोल है क्या कि ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ओके। इसके लिए हम एक टर्म दे सकते हैं, ये हेमोपोएटिक टिश्यू होता है। मतलब ऐसा टिश्यू जो ब्लड का फॉर्मेशन करता है, कब? एम्ब्रियो में, ठीक। ये स्टोर भी करता है, किसको स्टोर करता है? तो बहुत सारे प्रोटीन को, इवन ग्लाइकोजन को, ये सब को स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक ना। इसका और क्या काम है भाई? तो ये क्या करता है? यूरिया का फॉर्मेशन करता है। यूरिया फॉर्मेशन आपका लीवर के अंदर ही होता है, ठीक ना। और क्या काम है लीवर का? तो लीवर जो होता है बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है, सिंथेसिस भी करता है। जैसे फाइब्रिनोजेन हो गया, साथ में आपका ये हेपेरिन हो गया। आपको पता होगा हेपेरिन जो होता है वो क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है हमारे ब्लड में, हेपेरिन का फॉर्मेशन करता है। ये सब भी काम है लीवर का आपका, ओके। तो आप देख रहे होंगे रिजर्व फूड मैटर स्टोर करता है, प्लस एक्सक्रिएशन पर्पस आप देख ही रहे थे। इसका पर्पस क्या है? एक्सक्रिएशन पर्पस में भी इसका रोल है। तो ये सब अलग अलग रोल है आपके लीवर का, ओके। तो ये हम लोगों ने समझ लिया लीवर का। अगर लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाइजेशन इन लीवर, है ना। डाइजेशन में लीवर का क्या रोल है? तो लीवर का रोल जो होता है डाइजेशन में, वो ये है बाइल जूस का सेक्रेशन करना, जिससे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाता है, और ये फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ओके। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है पेनक्रियाज। तो देखिए, पेनक्रियाज आपका कहाँ पाया जाता है? लूप ऑफ ड्यूडेनम में। यही है पेनक्रियाज आपका, ड्यूडेनम के लूप के रीजन में पाया जाता है ये। तो वही देखिए, मैंने यहाँ बताया है आपको। सबसे पहला तो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब क्या कि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है, इसीलिए मैंने बताया इसको कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन पर्पस हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सोक्राइन पर्पस पढ़ रहे हैं। तो एक्सोक्राइन पर्पस के द्वारा क्या होता है? पैनकेटिक जूस निकलता है। पैनकेटिक जूस का मैंने कम्बिनेशन दे दिया है, जैसे ट्रिप्सिनोजेन है, वो इंटेरोकाइनेज। देखो, इंटेरोकाइनेज जो होता है ना, वो इंटेस्टाइन से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? इंटेस्टाइन से इसका सोर्स आता है। तो इंटेरोकाइनेज जो है इसको ट्रिप्सिन में बदलता है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। उसी तरह प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देता है, ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन पर भी काम करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि प्रोटीन जो यहाँ पे ट्रिप्सिन का जो एक्शन है ना, वो एल्कलाइन मीडियम में है। ट्रिप्सिन का एक्शन किस में है? एल्कलाइन मीडियम में है। जबकि इसके पहले हम लोग पेप्सिन पढ़े थे, उसका एक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है।
वहीं पे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो आपका बना, ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है, पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है डाईपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। साथ में पैनक्रिएटिक एमाइलेज और पैनक्रिएटिक लाइपेज भी निकलता है पैनक्रियाज से। ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर डाइजेशन करता है, और पैनक्रिएटिक लाइपेज जो होता है वो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पैनक्रियाज का क्या रोल है किसमें, डाइजेशन में। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये तो हमारा ड्यूडेनम का जोन हो गया। ड्यूडेनम के बाद आ गया जेजैनम और इलियम। अब जेजैनम और इलियम में, तो जेजैनम में बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन मेन रूप से इलियम में होता है, और जेजैनम में से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता भी नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ना, वो जेजैनम के जोन में जरूर होता है, क्योंकि जो सेक्रेशन ड्यूडेनम के रीजन से आया, वो सेक्रेशन का जो ये है, मतलब उसका जो प्रोसेस आगे बढ़ता है ना, वो आते आते फूड आपको जेजैनम के रीजन में आ जाता है। ओके, और जेजैनम के रीजन में देखो, इलियम के रीजन में जो फूड आया था ना, दैट इज कॉल्ड काइम। ये कैसा फूड है, ये एसिडिक फूड है। जबकि जैसे ही जेजैनम के रीजन में ये आता है, तो अब ये हो जाता है काइल। ये कैसा फूड है भाई, तो ये फूड आपका क्या है, बेसिक फूड है, ये अल्कलाइन फूड है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है ना। तो देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा, इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है। तो ये कन्वर्सन जो होता है ना, ये एक्चुअली में आपको याद होगा ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड जो पाया जाता है कहाँ, ड्यूडेनम के रीजन में। इसी से निकलता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता है, और कुछ एंजाइम निकलता है जो काइम को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, काइल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। खैर चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटेस्टिनल जूस, जिसका दूसरा नाम है सकस एंट्रिकस, क्या क्या पाया जाता है इसमें, तो माल्टेज पाया जाता है, सुक्रेज पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेस्टिव एंजाइम वाला न्यूक्लियेज पाया जाता है। देखिए यही सब एंजाइम है, एज। तो माल्टेज का काम क्या है, ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। सुक्रेज का काम क्या है, सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। लैक्टेज का काम क्या है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और लैक्टोज में। वहीं पे न्यूक्लियेज का काम क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर देता है। तो यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप कह सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फाइनल डाइजेशन हो रहा है। फूड का जो फाइनल डाइजेशन होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जोन में ही होता है। और इसी रीजन में, यहाँ मैंने लिख दिया है देखिए फाइनल डाइजेशन, और इसी रीजन में एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मैंने बना दिया है, दैट इज कॉल्ड विली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। तो विली को अगर आप देखोगे ना, तो इसका सरफेस एरिया बहुत हाई होता है, देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसके इनर सरफेस पे कैपिलरीज पाया जाता है। और ये जो ग्रुप्स देख रहे हो, इसी में पाया जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कन। आपको याद होगा क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कन, मैंने इसके पीछे बात किया है इसके बारे में। तो ये यहीं पाया जाता है, यहीं पे पैनेथ सेल और आर्जेंटाफाइन सेल्स, ये सब जो होता है ना, वो इसी रीजन में पाया जाता है। ओके, जो कि फर्दर ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो मैंने बताया जो इंटेस्टिनल जूस में पाया जाता है, इसको सिक्रीशन करता है। अब देखिए विली जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ ना, प्रोडक्ट जो बना, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, और ये न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेस बना, ये सारे चीज जो अवेलेबल होते हैं ना, ये सारा चीज का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है इस रीजन में। यही काम है इसका। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ पे डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन तो हुआ ही, साथ ही क्या हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने के बाद हम लोग फिर आगे पढ़ रहे हैं, और देखिए मैंने एक फिगर आपको बनाया है। ये एक्चुअली में लेयर ऑफ डाइजेस्टिव पार्ट है। एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या है, ये लेयर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का फिगर दिया हुआ है ये। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो आप लेयर देखोगे ना, तो आपको अलग अलग लेयर मिलेगा। जैसे सबसे पहला लेयर जो है सेरोसा, उसके बाद है मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, तब म्यूकोसा, और अंतिम में बीच में अंदर में जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूमेन। अब देखो सेरोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मस्कुलरिस आप देख रहे होगे तो बाहर में सबसे ऊपर में इसके आपको क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बाहर में मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और अंदर में मिलेगा सर्कुलर मसल्स। ये आपके
इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल को के साइज को ना थोड़ा बढ़ाता और घटाता रहता है जब फूड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये। ओके, और सब म्यूकोसा जोन जो होता है ये सबसे थिकेस्ट जोन होता है, सबसे थिकर जोन सब म्यूकोसा का ही जोन होता है, और अंतिम वाला जोन आप देख रहे होगे म्यूकोसा है। ये अलग अलग लेयर में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन हम लोग देख लेते हैं। फाइनल एब्जॉर्प्शन का मैंने एक चार्ट दे दिया है आपको, देखिए क्या है फाइनल एब्जॉर्प्शन। तो माउथ के रीजन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ड्रग्स का। स्टोमक के रीजन में वाटर, शुगर और अल्कोहल का। अच्छा, शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से हो सकता है। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन दोनों तरफ से हो सकता है। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि विली इसी जोन में पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का, खासकर वाटर का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपको होता है रेक्टम के जोन में, है ना। देखिए यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने फिगर बना दिया है, देखिए ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप देख रहे हैं जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से जुड़ता है, वहाँ पे पाया जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है, अच्छा सेकम जो आप देख रहे हो ना, सेकम, ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, मतलब ये वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल होते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों में जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म थे ना, उनमें कुछ ज़्यादा डेवलप होते हैं ये। तो ये पता था, इससे आपको इवोल्यूशन का कंडीशन पता चलता है, वही है वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, अब देखिए ये ऊपर वाला जो जोन जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे जो जोन आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये फाइनली आकर के रेक्टम के जोन में खुलता है और रेक्टम फाइनली एनस के थ्रू खुल जाता है, आपका बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये वही है। अब यहाँ पे देखो एक मैंने टर्म दे दिया है काइलोमाइक्रोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअली में ये फैट के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड टर्म है। जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो उसके लिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिल्स। ये लैक्टिल्स जो होता है ना, ये एक्चुअली में लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फैट जो होता है उसका कुछ क्या, बहुत सारा पार्ट उसका क्या होता है कि प्रोटीन कोटेड फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है या फॉस्फोलिपिड है वो प्रोटीन कोटेड हो जाता है, और प्रोटीन कोटेड होकर के वाटर सोलबल फैट के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है लैक्टिल्स में, और लैक्टिल से वो फिर ब्लड में आ जाता है। ओके, और लास्ट टर्म हमारा है डिफेकेशन। डिफेकेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, वो रिमूव कर जाता है हमारे बॉडी से, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेकेशन। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। बाकी कुछ टॉपिक 11th क्लास के लिए मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास के लोग जो होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप NCERT के थ्रू भी पढ़िए। और NCERT के लास्ट में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, उससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आता है नीट में। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। और 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अपने NCERT को फॉलो करें और NCERT के लाइन बाय लाइन को वो पढ़ें, और उनसे जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को वो हमसे ज़रूर शेयर करें, हमारे कॉमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह से ये टॉपिक फिनिश हो गया। धन्यवाद।